ध्यान दो, वाष्पन। ठीक है, देखिए किसी भी द्रव को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं उसको, ठीक है ना, यानी जब द्रव को ऊष्मा दिया जाता है तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो उनमें जो छोटे छोटे कण हैं, यानी उसके जो अणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी उनके बीच का बंधन टूटता है। अंतरा अणु का आकर्षण बल जो है क्या होता है, ठीक है ना, यानी उसके बीच का जो बंधन है वो टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। क्लियर है। तो उसी तरह जब हम द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि द्रव के कणों के बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या होता है, कमज़ोर होता है। और उसमें जब ऊष्मा दीजिएगा, ठीक है ना, ऊष्मा दीजिएगा तो उसके अणुओं की जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है वो और कमज़ोर हो जाएगा, यानी अणु एक दूसरे से एकदम फ्री होने लगते हैं। और जब वो फ्री होने लगते हैं, गतिज ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस द्रव को छोड़ करके बाहर जाने लगते हैं, द्रव को छोड़ करके बाहर जाने लगते हैं। ठीक है, यही जो क्रिया है क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। ठीक है ना, यानी जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह वाष्प बनने लगता है। ठीक है, यानी वो गैस में क्या होता है, चेंज होने लगता है। ठीक है ना, यानी जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो द्रव से गैस बनने की जो क्रिया है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अभी आपको पीछे बताया गया कि द्रव का जमना, जब द्रव को ठंडा करते हैं, ठीक है ना, तो द्रव से ठोस बनने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है, द्रव का जमना। जब भी किसी भी द्रव को आप ठंडा करते हैं तो क्या होता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया द्रव का जमना कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखना है इसके उल्टा, यानी अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। जब द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, तो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन। इसमें ताप निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी ताप पे हो सकता है। जैसे जैसे उसको गर्म कीजिएगा, आप लोग देखते होंगे घरों में खाना वाना बनाते हैं ना, चावल वगैरह बनाते हैं, तो पानी उनी डाल करके जब उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो जब थोड़ा सा वो गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाता है। और गर्म करते हैं और भाप निकलता है, और गर्म करते हैं और तेज़ी से भाप निकलता है। यानी जितना ही ज़्यादा गर्म कीजिएगा उतना ही तेज़ी से भाप निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो भाप बनने की जो क्रिया है, भाप बनने की जो क्रिया है, ठीक है, वो थोड़ा सा ताप देने पर ही शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी मिनिमम जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको रूम टेम्परेचर कहा जाता है। बताए हैं, रूम टेम्परेचर मतलब कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कमरे के ताप पर कोई द्रव ठीक है, किसी द्रव को गर्म करने पर, ठीक है, कमरे के ताप या उसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर द्रव से गैस बनने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव को गर्म करके, ठीक है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। ठीक है ना। ताप उसका कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और उसके क्वथनांक तक किसी भी ताप पर क्रिया हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि किस ताप पर होगी, जितना ताप रहेगा उसके अनुसार होगा। ज़्यादा गर्म कीजिएगा ज़्यादा वाष्प बनेगा, कम गर्म कीजिएगा, ठीक है ना, क्या होगा, कम वाष्प बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। किसी द्रव का कमरे के ताप या उसके क्वथनांक
से कम ताप पर वाष्प बनने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। आया समझ में? किसी द्रव का कमरे के ताप, ठीक है ना, ताप कितना रहेगा? या तो कमरे का ताप रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या उससे यदि ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कहाँ तक हो सकता है? उसके क्वथनांक से कम ताप। जैसे जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या चीज़? उसका क्वथनांक होता है, ठीक है ना। तो इस 100 डिग्री के नीचे कोई भी ताप ले सकते हैं, 98 ले सकते हैं, 97, 90, 75, 80, कुछ भी ताप लिया जा सकता है, ठीक है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में किसी भी ताप पर यदि कोई द्रव वाष्प बन रहा है, यानी जल यदि वाष्प बन रहा है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन कहलाएगी। क्लियर है? हो गया? चलिए, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, इसमें किसी द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, अभी आपको बताया गया कि वाष्पन का मतलब होता है द्रव से गैस का बनना, ठीक है ना, पानी से भाप का बनना, किसी भी ताप पर हो सकती है क्रिया, ठीक है ना। अब देखना है कि कब वाष्पन कम होगा और कब वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होगी। अरे बस समझ में? कब वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होगी और कब वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होगी, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला लिखिए द्रव की प्रकृति, ठीक है ना, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, ठीक है ना। इसमें देखना है कि द्रव कैसा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप पानी ले लीजिए और ले लीजिए एक ठो पेट्रोल, पानी और पेट्रोल, और दोनों को धूप में रख दीजिए, ठीक है ना। पानी और पेट्रोल दोनों को धूप में रख दीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद क्या होगा? पेट्रोल उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब क्या हुआ? वाष्प बनकर उड़ेगा, ऐसे तो उड़ेगा नहीं, हो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। इसका मतलब ये है, दोनों का मात्रा आप सेम लीजिए, 100 ग्राम पानी ले लीजिए, ठीक है, 100 ग्राम पानी भी ले लीजिए और 100 ग्राम पेट्रोल भी ले लीजिए, किसी बर्तन में रख के छत पे रख दीजिए या धूप में रख दीजिए,
कुछ देर के बाद जाइएगा तो पेट्रोल गायब रहेगा। भाई गया कहाँ हो? उड़ गया मतलब वाष्प बन गया, उड़ा मतलब वाष्प बन गया। अब रह गया पानी का वाष्प क्यों नहीं बना उतना जल्दी, पेट्रोल का ही क्यों बन गया? ठीक है ना। तो देखिए जिसका क्वथनांक कम होता है, आपको बताया गया होगा क्वथनांक क्या होता है, वो जो है निश्चित ताप होता है, अधिकतम ताप होता है, ठीक है, जहाँ तक आप उस द्रव को गर्म कर सकते हैं। जैसे पानी का 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पानी को आप 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना हो नीचे से गर्म कर लीजिए, इस 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो उसी तरह ये जो होता है, क्या अभी बताया गया, पेट्रोल, इसका क्वथनांक कम होता है, इससे बहुत कम होता है। थोड़ा सा गर्मी दीजिएगा ना तो फटाफट वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिसका क्वथनांक कम रहेगा उसका वाष्पन तेज़ी से होगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा रहेगा उसका वाष्पन धीरे धीरे होगा। समझ में आ गया। जैसे पानी का तो आपको है मालूम, ईथर का होता है 34 डिग्री सेल्सियस। आपको पूछा जाए कि ये बताइए पानी और ईथर, ठीक है ना, ये क्या है, ये वो पानी है, ये क्या है, ईथर है। ये पानी हो गया और ईथर हो गया। हाँ, ईथर जो है एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना, जैसे एल्कोहल होता है, पेट्रोल है, ये सब है ना, उसी तरह का ईथर भी होता है, एक लिक्विड है ये भी। ठीक है। अब चलिए पानी और ईथर, क्लियर है, पानी और ईथर, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक है 34 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाए कि किसका वाष्पन तेजी से होगा, मतलब कौन जल्दी उड़ जाएगा, ईथर जल्दी उड़ेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। इसको 34 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा ना तो ये पूरा खोलने लगेगा, कूदने लगेगा पूरा। इसको 100 डिग्री कीजिएगा तब ना कूदेगा ये। 34 डिग्री पर कूद कूद के भागने लगेगा कि भाग चलो। ठीक है, 34 डिग्री पर, ठीक है, जब जाएगा तो पूरा एकदम कूदना शुरू कर देगा, और कूद कूद के निकल के भागना शुरू कर देंगे इसके अणु। लेकिन इसको 100 डिग्री चाहिए, बहुत का अंतर है जी, है कि ना। तो जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पन तेजी से होगा, ठीक है, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा उसका वाष्पन धीरे धीरे होता है। क्लियर है। चलिए समझना जरूरी है, ठीक है, नहीं समझिएगा तो याद नहीं होगा। चलिए जिस द्रव का क्वथनांक, जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसका वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा ना, उसका वाष्पन तेजी से होता है तथा क्वथनांक अधिक होने पर वाष्पन धीरे धीरे होता है। क्लियर है। जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा, जिसका द्रव का क्वथनांक कम, वाष्पन की क्रिया तेजी से, जिस द्रव का क्वथनांक अधिक, वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे। क्लियर है। जैसे पानी का क्वथनांक बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। ईथर ले लीजिए, ईथर का क्वथनांक बराबर 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसका मतलब है पानी का जो है वाष्पन क्या होगा, तेज धीरे धीरे, इसलिए क्या हो जाएगा,
धीमा होगा और ये क्या होगा, तेज होगा। इसमें वाष्पन जो है धीमा गति से होगा और नीचे वाले में वाष्पन क्या होगा, तेज गति से होगा। क्लियर है यहाँ तक? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा पॉइंट है द्रव का ताप। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई द्रव है, उसको लेकर के आप धीरे धीरे गर्म कीजिए। ठीक है, आज दूसरे जगह उसी द्रव को लेकर के थोड़ा तेज़ी से गर्म कीजिए। आ रहा बात समझ में? पानी ले लीजिए, पानी को लेकर के थोड़ा उसको धीरे धीरे गर्म कीजिए। ठीक है, अब पानी को ही लेकर के किसी दूसरी जगह खूब तेज़ी से गर्म कीजिए। ठीक है, क्या अंतर आएगा दोनों में? जिसको धीरे धीरे गर्म कीजिएगा उसमें से वाष्प धीरे धीरे निकलेगा, आज जिसको खूब तेज़ी से गर्म कीजिएगा उसमें वाष्प जो है तेज़ी से निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जिस द्रव का ताप कम रहता है उसमें वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है, खोलो उसको। ठीक है, जिस द्रव का ताप कम रहता है उसमें वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है, और जिस द्रव का ताप अधिक रहता है उसमें वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वाष्पन की क्रिया तेज होती जाती है। क्लियर है? वाष्पन की क्रिया द्रव के ताप पर निर्भर करती है। जिस द्रव का ताप अधिक होता है उसमें वाष्पन तेजी से होता है। यहाँ तक ठीक है? देखिए, हम यहाँ पर एक ठो बर्तन ले लिए। ठीक है, इसमें हमने द्रव ले लिया, मान लीजिए हमने पानी ले लिया। ठीक है, इसको हमने नीचे से गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक और बर्तन ले लीजिए दूसरा। इसको भी गर्म कीजिए। इसमें भी आप पानी ही ले लीजिए। हो गया, इसमें भी पानी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसका जो ताप है इसको रखिए 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो ताप है इसको रख दीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, इसमें भी पानी लीजिए, इसको भी गर्म कीजिए, और इसमें भी पानी लीजिए, उसको भी गर्म कीजिए। इसको कितने ताप पे गर्म कीजिए? 30 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको किस पे गर्म कीजिए? 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, किसमें वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी? ठीक है, इसमें वाष्पन की क्रिया क्या होगी? वाष्पन तेज होगा, वाष्पन तेज होगा। इसमें वाष्पन क्या होगा? वाष्पन धीमा होगा। समझा गया बात? देखिए, इसका ताप कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका वाष्पन धीरे धीरे होगा। इसका ताप जो है 80 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वाष्पन इसमें तेजी से होगा। क्लियर हो गया ना? द्रव का ताप जितना ही ज्यादा रहेगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेजी से होगी। क्लियर है? नोट करें।
वायु का वेग। ये क्या होता है? हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए वाष्पन की क्रिया पर ये जो वायु का वेग होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसे मान लीजिए हवा धीरा है और कभी खूब तेज़ हवा चल रहा हो, दोनों समय वाष्पन की क्रिया में कोई अंतर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो वाष्पन की क्रिया ये जो है वायु का वेग जब अधिक रहता है तो वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होती है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं गर्मी का दिन है, इसमें हवा नहीं है, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है कोई इसमें। लेकिन वही यदि पछुआ हवा खूब तेज़ चलने लगता है तो मुंह सूखने लगता है, प्यास ज़्यादा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अभी पछुआ हवा जब बहेगा तेज़ी से, ठीक है ना, टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन वही यदि हवा बहेगा तेज़ तो क्या होगा, मुंह सूखने लगता है, प्यास ज़्यादा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि वाष्पन की क्रिया तेज़ हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए हमको क्या होता है, प्यास ज़्यादा लगता है, मुंह ज़्यादा सूखता है। लेकिन वही यदि हवा नहीं बह रहा हो, हवा का वेग कम है, तो उस समय जो इस तरह की स्थिति नहीं आती है। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि वायु का वेग जितना ही अधिक रहता है वाष्पन की क्रिया उतना ही तेज़ी से होती है। वायु का वेग जो है जितना ज़्यादा रहेगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज़ी से होती है। क्लियर है? लिखिए, वायु का वेग अधिक रहने पर वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होती है। वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होती वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होती है क्योंकि वायु वाष्प के कणों को तेज़ी से बहा ले जाते हैं। ठीक है ना। इसे मान लीजिए, देखिए यहाँ इधर समझिए, ये ऊपर जाएगा वाष्प बन करके, ठीक है ना, ये वाष्प बन करके ऊपर जाएगा। जब इसको आप गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिए, जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन करके जाएगा ऊपर, ठीक है ना। इस यहाँ से द्रव को जब गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन के ऊपर जाएगा। लेकिन यदि हवा का वेग यदि ज़्यादा है तो जो वाष्प यहाँ आएगा, वाष्प के कण जो है हवा मारेगा उसको वहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। तो फिर नीचे से वाष्प जो है वहाँ आ जाएगा जल्दी से, फिर हवा मारेगा उसको हटा देगा, फिर वाष्प आ जाएगा, फिर हवा उसको क्या करेगा, हटा देगा, फिर वाष्प आ जाएगा। तो इस तरह जो है वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ वाष्प के कण जो है जल्दी जल्दी हटते जाते हैं, इसलिए नीचे वाले कण को आने का चांस ज़्यादा मिलता जाता है। और यदि ये न हटते तो नीचे से वाष्प के कण जल्दी नहीं आते, इसलिए वाष्पन की क्रिया तेज़ी से नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही वाष्प के कण यहाँ आते हैं, हवा मारता है, इसको हटा देता है। रास्ता क्लियर है, ठीक है, रास्ता क्लियर है, ठीक है, आते रहिए। इसलिए वो जो है वाष्प के कण जो है जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं, इसलिए हवा का वेग ज़्यादा होने पर वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्लियर है? चलिए, वायु में जलवाष्प की मात्रा
की मात्रा को जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता कहा जाता, ये सरकार सबसे पहले यही सुनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। वायु में जो जलवाष्प की मात्रा मिली रहती है, जो जल की मात्रा मिली रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और बताइए कि वायु में जब नमी रहेगा तो वाष्पन की क्रिया होगी तेजी से? पहले से ही वहाँ नमी है, वाष्पन क्रिया तेज होगी, ठीक है ना। यदि पहले से ही वहाँ जलवाष्प है, ठीक है ना, तो उसमें वाष्पन की क्रिया तेजी से नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नीचे लिखते हैं। आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में वाष्पन की क्रिया धीमी गति से होती है। वाष्पन की क्रिया धीमी गति से होती है, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन तेजी से होता है, क्लियर हो गया। यानी वायु में यदि नमी रहेगी, क्षीण रहेगा, आर्द्रता रहेगी, तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी? धीरे धीरे होगी, ठीक है ना। क्योंकि वायु की जो नमी है, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, ठीक है ना, वाष्पन की क्रिया को होने से रोकती है, ठीक है। यानी द्रव को वाष्प बनने से रोकती है, इसलिए वाष्पन की क्रिया तेज़ी से नहीं हो पाती है।